हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, अब ये क्या है, दिस इज़ अ डायरेटिक एंड इट इज़ अ थायाजाइड डायरेटिक। अब जितने भी थायाजाइड डायरेटिक्स होते हैं दे एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, और वहाँ पर क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड जो है वो यूरिन में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर उसको फॉलो करेगा और डायलिसिस होगी। तो इस तरह जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एक्ट कर सकता है एज अ डायरेटिक एजेंट। तो अगर डायरेटिक ड्रग्स की बात करें जनरली, तो उसके लिए नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल होता है, देन वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के बाद जो होगा थिन डिसेंडिंग आएगा, और उसके बाद जो होगा वो थिक असेंडिंग लूप आएगा। थिक असेंडिंग लूप के बाद जो होगा वो डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स होंगे, और इस डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के बाद जो पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग टिब्यूल। अब डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल है इसके ऊपर एक्ट करेगी मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, दिस इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और ये इस तरह डायूरेसिस करवाएगी। देन वी हैव असेंडिंग थिक असेंडिंग लूप, और इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी और डायूरेसिस कराएगी दैट इज गोइंग टू बी फिरोसिमाइड, विच इज लूप डायूरेटिक। फिरोसिमाइड, टॉसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, एथिक्रानिक एसिड, ये सारे इधर एक्ट करेंगे, और ये क्या कराएंगे, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड जो चैनल है उसको ब्लॉक कराएंगे। देन वी हैव डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल, इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी वो थायाजाइड डायूरेटिक्स हो सकती हैं, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथैलिडोन, जितनी भी थायाजाइड डायरेटिक्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और क्या करेंगी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो है उसको ब्लॉक करेंगी। उसके बाद कलेक्टिंग टिब्यूल है। कलेक्टिंग टिब्यूल पे अगर तो कोई ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्ट कर रही है और सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो वो ड्रग हमारे पास हो सकती है अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन। और अगर इसी कलेक्टिंग टिब्यूल पे कोई ड्रग जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है थ्रू एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, तो वो जो ड्रग होगी हमारे पास इस केस में क्या होगी, स्पायरोनोलैक्टोन होगी। तो इस तरह जो डायूरेटिक्स है वो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर एक्ट करती हैं और डायूरेसिस करवाती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो हमें पता है कि जो डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल होता है ये इसके ऊपर एक्ट करता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है वो इसको जाकर ब्लॉक करता है। अब ये को ट्रांसपोर्टर करता क्या है, ये नॉर्मली सोडियम को और क्लोराइड को सेल के अंदर जो है इंपोर्ट करता है। अब दूसरी साइड के ऊपर क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप होगा, और साथ एक और हमारे पास को ट्रांसपोर्टर होगा दैट इज पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अब ये जो सोडियम हमारे पास सेल के अंदर आया है ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा इनटू द ब्लड, और इन रिटर्न जो होगा वो पोटाशियम अंदर आएगा। अब ये पोटाशियम और जो क्लोराइड हमने एब्जॉर्ब किया था ये क्या होगा, को ट्रांसपोर्टर के थ्रू बॉडी के अंदर अगेन एब्जॉर्ब होगा, और इस तरह जो होगा सोडियम पोटाशियम क्लोराइड जो है वो बॉडी के अंदर फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है वो क्या करती है, वो इस पंप को जो है वो ब्लॉक कर देती है। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जब ब्लॉक कर देगी तो ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं ये यूरिन के अंदर लॉस हो जाएंगे। तो इसके इफेक्ट्स में क्या आ सकता है, सबसे पहले डाययूरेसिस होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ NaCl की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो देर इज डिक्रीज्ड NaCl एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो यूरिन में है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसका कुछ वेजोडाइलेटरी एक्शन भी है। और देखते हैं बाकी किन किन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी और किन किन की जो होगी एक्सक्रीशन होगी। सबसे पहले जो पोटाशियम की एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज होगी, यानी पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज होगी, मैग्नीशियम भी एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन आयंस जितने हैं उनकी भी एक्सक्रीशन होगी, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाएगी, या फिर सिंपली हम कहेंगे एल्कलोसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्या चीज़ जो है वो हमारे पास गेन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कैल्शियम है उनकी जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कैल्शियम जो वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो यूरिक एसिड है उसकी नॉर्मली एक्सक्रीशन हो रही होती है वो भी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो लॉस होगा वो सोडियम क्लोराइड का होगा, पोटाशियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा और हाइड्रोजन आयॉन्स का होगा, जिसकी वजह से एल्कलोसिस हो जाएगी। और जो चीज़ गेन होगी दैट इज़ गोइंग टू बी कैल्शियम, क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यूरिक एसिड उसकी भी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी और गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। Hydrochlorothiazide is given orally, secreted into PCTs, and the half life is around about 90 minutes. थायाजाइड डायरेटिक्स हम किन कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में, माइल्ड हार्ट फेलियर में, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस दो तरह की हो सकती है, सेंट्रल भी और नेफ्रोजेनिक भी। जो सेंट्रल होगी उसमें जो कॉज होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा,
और जो नेफ्रोजेनिक है उसमें जो कॉज होगा वो किडनीज में होगा। तो इस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडास में किडनीज जो है वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो इसकी ट्रीटमेंट में भी हम थायराइड डायरेटिक्स दे सकते हैं। उसके अलावा जो किडनी स्टोन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सलेट, इनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है और थायराइड डायरेटिक क्या करती है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन करती है। सो दिस वे वी कैन ट्रीट किडनी स्टोन्स। थायराइड डायरेटिक्स की अगर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो थायराइड डायरेटिक्स हर तरह का जो मिनरल है वो लॉस करवा रहे हैं, उसमें पोटाशियम भी आता है। सो इट कैन कॉज हाइपोकैलीमिया विच वी कॉल्ड पोटाशियम लॉस। उसके अलावा जो हाइड्रोजन आयंस है वो भी लॉस हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि इसमें जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड इट कैन प्रेसिपिटेट gout. उसके अलावा increased insulin requirement and there is also erectile dysfunction associated with thiazide diuretics. तो अगर सारे डायरेटिक्स को हम समराइज करें तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलोमाइड, डोजोलोमाइड और ब्रेंजोलोमाइड आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है दिस इज लूप डायरेटिक्स। अब जो फिरोसिमाइड, टोरसेमाइड और ब्यूमेटिनाइड है, दीज आर लूप डायरेटिक्स बट दे आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। और जो एथेक्राइनिक एसिड है दैट इज ऑल्सो अ लूप डायरेटिक बट इट इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट ग्रुप आ सकता है उसमें थायराइड डायरेटिक्स आएंगे, उसमें आ सकते हैं क्लोथैलिडोन, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडेपामाइड और मिटोलाजोन। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइएमट्रीन आ सकती हैं। देन वी हैव अनदर ग्रुप, उसे हम कहेंगे दे मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन ओनली। उसमें आ सकता है एडीएच एगनिस्ट एंड एडीएच एंटागनिस्ट। एगनिस्ट की बात करें तो उसमें खुद एडीएच और डेस्मोप्रेसिन आ जाएगा, और अगर एंटागनिस्ट की बात करें तो उसमें टोलवेप्टान, कोनिवेप्टान, डेमिक्लोसाइक्लिन आ सकते हैं। देन एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं दे मॉडिफाई सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, बोथ सॉल्ट एंड वाटर। और उन ड्रग्स को हम कहते हैं दे आर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। उसमें आ सकते हैं मैनिटोल, आइसोसोरपाइड, ग्लिसरीन एंड यूरिया। एंड फाइनली एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या कहते हैं, SGLT2 चैनल को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट होता है UTI। तो ये भी डायरेटिक्स हैं और इसमें आ सकते हैं हमारे पास डेपाग्लाइफ्लोजान, एपाग्लाइफ्लोजान, कैनाग्लाइफ्लोजान एंड इप्राग्लाइफ्लोजान।